बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का पेपर 10 डिस्कस करते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 हमारे पास मौजूद है। वाट इज़ ऑफन रेफर टू एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिज़ोल्व मैनी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। Ability is crucial for biochemical reactions, transport of nutrient, excretion of waste. The main reason water is such an effective solvent is dash। तो क्वेश्चन 1 में आएगा नॉन पोलर नेचर में है, हाई सरफेस टेंशन के साथ है, पोलैरिटी इसकी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए ये सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करता है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी लो है। तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग इसको चार्ली आंसर के साथ बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये स्टेबल सब्सटेंसेस को हाई पोलैरिटी के साथ जो है ना वो डिज़ोल्व करता है। क्वेश्चन 2 है, ग्लूकोज इज़ द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है ग्लाइकोलाइसिस में, फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो हम लोग कह सकते हैं कि वो फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन के साथ इन्वॉल्व होगा। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं, पायरुवेट बनेगा विच एंटर द क्रेब्स साइकिल। लैक्टेट नहीं बनता, एसिटाइल कोई भी नहीं बनता, ग्लाइकोजन भी नहीं बनता। तो हम ऑप्शंस के साथ इसको अल्फ़ा आंसर के साथ इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई डीनेचरेशन अफेक्ट्स प्रोटीन फंक्शन। आमतौर पे डीनेचरेशन जो है वो प्रोटीन को काम कैसे नहीं करने देती, भाई उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो उसको फंक्शनल नहीं होने देती। डीनेचरेशन डिस्टर्ब द पेप्टाइड बॉन्ड होल्डिंग अमाइनो एसिड टुगेदर। ये अमाइनो एसिड को आपस में जुड़ने नहीं देती। आल्टर द टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये उसको चेंज करती है, नॉन फंक्शनल बनाती है। ये जेनेटिक मटेरियल को जो है वो डीनेचर करती है, या इंक्रीज द नंबर ऑफ डीनेचरेशन अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड को जो है ना वो ब्रेक करती है। यानी कि अगर हम एंजाइम को देखते हैं तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, तो इसमें हम डेल्टा आंसर के साथ इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और हम बताते हैं कि किस तरह से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर खो देती है और किस तरह से वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, और किस तरह से एक्टिव साइट प्रॉपरली सबस्ट्रेट के साथ नहीं मिल पाती और प्रोडक्ट्स नहीं बनते। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आम तौर पे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वो तो सिंपल है, उनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है कि वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो दोनों में है, प्रोकैरियोट्स में भी है यूकैरियोट्स में भी है। क्या गोल्जी ऑपरेटस हमें यूकैरियोट्स में मिलेगा? अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की तो ये हमें दोनों में मिलेगा। लाइसोसोम एनिमल सेल में यूकैरियोटिक, और पैराक्सिसोम भी हमें दोनों सेल्स में प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलता है। बोथ का मतलब है प्लांट प्लस एनिमल सेल मीन यूकैरियोटिक सेल। तो अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? वो सिर्फ राइबोसोम ही है जो ट्रांसलेशन करवाता है, ट्रांसलेशन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग प्राइमर्स इन अ पीसीआर रिएक्शन। प्राइमर की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्राइमर 2 तरह के होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है अगर हम इसको जनरल देख सकते हैं। टेम्पलेट साइड देता है,
स्टार्टिंग पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, जाकर डीएनए रेप्लिकेशन हो सके। ये स्पेसिफिक साइड को कट करता है या डिफरेंट फ्रेगमेंट को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट की सूरत में देखा जाता है और ये न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन 6 की तरफ। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। अब कौन सा हिस्सा है या कौन सा पार्ट है जो रिसीव करता है पैगाम को ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें ये हमारे पास डेंड्राइट है और ये हमारे पास एक्सोन है। अब ये इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है नेक्स्ट न्यूरॉन के थ्रू, और आने वाला जो पैगाम रिसीव कर रहा है ना, जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, वो हमारे पास डेंड्राइट्स की फॉर्म में मौजूद स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक्सोन उसमें आगे ट्रांसफ़र करता है, डेंड्राइट रिसीव करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग बीटा करेंगे जी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए हमारे पास। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें मौजूद होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पेंक्रियास को डबल ग्लैंड भी कहते हैं। आपको पता है ये डबल ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडो भी है। एक्सोक्राइन डाइजेशन में और एंडोक्राइन ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए या इंसुलिन और ग्लूकागोन की फॉर्म में। तो रोल ऑफ पेंक्रियास का डाइजेशन में एक्सोक्राइन की सूरत में स्टोर फूड करता है, ये स्टमी का फंक्शन है। वैसे HCl खारिज करता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो बेस्ट अगर हम देखें तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करता है, जिनको हम पेंक्रियाटिक लाइपेस कहते हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेस कहते हैं, ट्रिप्सिनोजिन है। तो ये चार्ली ऑप्शन के साथ हम इसको जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट हैपन टू पायरुवेट इफ़ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट के साथ क्या सलूक होने जा रहा है? ये एथनॉल में कन्वर्ट होते हैं? नो, ये होता है विदाउट ऑक्सीजन। ये याद रखना, विदाउट ऑक्सीजन। एंटर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्रेब्स साइकिल, ये हम लोग इसमें देखते हैं। फर्मेंटेशन में है या इमीडिएटली प्रोड्यूस ATP है, तो इसमें बीटा आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के लिए ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाउ डू सेल्स जनरेट ATP। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि सेल्स कैसे पैदा कर सकते हैं बाय एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कंटिन्यूस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, नो, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। बाय यूजिंग फर्मेंटेशन पाथवे, लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक, स्टोरिंग एनर्जी फैट्स, नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसमें बीटा हम आंसर कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसको फॉर्मेशंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पॉलीफैक्टोरियल ट्रेट। सिस्टिक फाइब्रोसिस, याद रखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कह सकते हैं। जबकि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
आई कलर डिफरेंट तरह के कलर्स के साथ मल्टीपल जीन्स के साथ ही कंट्रोल होते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ ब्रेन के साथ इन्वॉल्व है, सिंगल डोमिनेंट म्यूटेशंस के साथ है। तो आई कलर में हम लोग प्रोटानोपिया, डोटेरानोपिया या ट्रिटानोपिया को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम चार्ली आंसर को आसानी के साथ आइडेंटिफाई करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट डू नॉट ऑलवेज फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न बिकॉज दे इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल जीन। ये सिंगल जीन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, 2 जीन्स। मल्टीपल जीन इसमें शामिल हैं, म्यूटेशंस हो सकती हैं और इनहेरिटेड नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन वाई मैं डू नॉट ऑलवेज फॉलो। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये मल्टीपल जीन्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मदर कैरियर है। मदर आपके पास यहाँ पे बताई गई है कैरियर है और फादर अनअफेक्टेड है, नॉर्मल है। मेल बच्चा उनका कैसा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाएं, एक्स नॉर्मल, कैरियर फीमेल, कैपिटल एच स्मॉल एच। अब यहाँ पे हमने आंसर करना है कि 50% नॉर्मल है बच्चा मेल और 50% जो है वो आपको एबनॉर्मल मिलेगा। तो ये इस लिहाज से इसका चार्ली सबसे अच्छा आंसर होगा। अ वुमन विद हीमोफीलिया a normal male have children, what is their expected inheritance pattern in their offspring? ये भी आपको एक मरतबा ड्रॉ करना होगा। वुमेन है हीमोफीलिया और मेल आपके पास है नॉर्मल, उनके बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या है, उनके बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या है, ये आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि भाई जब मदर डिजीज़्ड है तो फीमेल कैरियर हैं, मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, और जो दोनों सन हैं वो बीमार हैं, अफेक्टेड हैं। तो हम 13 में देखें, ऑल सन विल बी हीमोफीलिया, ये आप कह सकते हैं, और डॉटर विल बी कैरियर। तो ये आप बेस्ट ऑप्शन है, ऑल सन डॉटर नॉर्मल, हीमोफीलिया, ऑल सन विल बी कैरियर, सन एंड डॉटर विल बी हीमोफीलिया, ऐसा नहीं है। तो हमने ऑप्शंस के मुताबिक बताया है कि 100% जो सन है वो बीमार होगा और डॉटर कैरियर होगी। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो 13 क्वेश्चन की बनती है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बाइंड टू ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ऑपिरॉन टू प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज है, राइबोसोम है, रिप्रेसर प्रोटीन है, ये ट्रांसफ़र आरएनए है। तो रिप्रेसर प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है और हम लोग इसके बारे में बताते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। और ट्रांसफ़र आरएनए हम जानते हैं कि वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है, अमाइनो एसिड को उठा के ले जाते हैं, और राइबोसोम जगह देता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस को मुमकिन बनाया जा सके। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लाज्मिड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्लाज्मिड इसमें हम किस तरह से देख सकते हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ मेन क्रोमोसोम।
लार्ज लीनियर डीएनए है, लीनियर तो होता नहीं है, नॉन जेनेटिक स्ट्रक्चर है, नो, प्रोटीन कम्प्लेक्सेस है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो इसमें अल्फ़ा आंसर हम आसानी से बता सकते हैं कि वो सर्कुलर भी है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए की शक्ल में भी हमें मिलेगा। इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। 16. Final product meiosis is 4 haploid cells. Which of the following correctly describe how these cells compare to the original parent cell? अच्छा, अब यहाँ पे कंपैरिजन हमें किया गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 तरह के सेल्स बनते हैं। दे हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, नो। सेम क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट्स, दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिकली यूनिक होते हैं। ये स्पर्म सेल्स की ही बात है कि जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं ना, स्पर्मेटिड्स, तो उनसे आगे फिर हम स्पर्म्स की फॉर्मेशंस का बताते हैं कि 4 स्पर्म्स इसमें फिर बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटिड बनेंगे 4, और उनसे आगे ये 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये यूनिक होते हैं और मियोसिस की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम लोग इसको चार्ली आंसर के साथ स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 17. Uncontrolled mitosis can lead to disease such as cancer. Which of the following is a key characteristics of cancerous cell? आप किस तरह, they undergo mitosis to controlled rate, they have longer interphase, they ignore cell cycle, checkpoint and divide uncontrollably. और यार ये तो बॉडी के अंदर डिवाइड ही होते रहते हैं, कोई चीज़ नहीं देखते। माइटोसिस के थ्रू ये डिवीजन करते रहते हैं और एक वक्त आता है कि ये बॉडी में फैल जाते हैं और ब्लड कैंसर ज़्यादा ख़तरनाक कंसीडर होता है। क्वेश्चन 18. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन? आप किस तरह से इसको बेस्ट देख सकते हैं? जेनेटिक वेरिएशन नॉट नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर, ऑर्गेनिज्म डेवलप जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्स टू और environmental changes, genetic variation exists within a population, individuals with advantageous traits are more likely to survive and reproduce, arise from artificial selection, no, ये भी ऑप्शंस हम लोग नहीं देखते। इसमें चार्ली सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जेनेटिक वेरिएशन को हम पॉपुलेशन में देखेंगे और एडवांटेजेस ट्रेट्स के साथ वो सर्वाइव भी करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे और जनरेशन्स को आगे बढ़ाता हुआ भी देखेंगे। 19. Which statement about external internal fertilization is correct? External outside of the environment में होती है, internal inside of the environment में है। External fertilization occur inside of the female body, ऐसा possible नहीं है। ये external fertilization हम amphibians में देखते हैं और वो seasonal अपने gametes को खारिज करते हैं और वो फिर प्रोडक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लार्वल फॉर्मेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लैंड में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन गैमेट्स की फॉर्मेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को इन्वायरमेंट में खारिज करती है। तो ये सबसे बेस्ट हम लोग इसकी ऑप्शन के साथ जिस आंसर को ऑब्ज़र्व करते हैं वो चार्ली है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर के इन्वायरमेंट में होगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी होगी। ये ऑप्शंस को हम ज़ेरे गौर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 20 है हमारे पास। रुडोल्फ विर्चू, आप जानते हैं कि इसने सेल थ्योरी पे बड़ा अच्छा वर्क किया है और रुडोल्फ विर्चू का जो ज़्यादातर वर्क है वो आज तक माना भी जाता है और हम लोग इस पर कायल भी हैं। इसका कहना है कि ही डिस्कवर्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन डीएनए। अब देखो ना, डीएनए की या न्यूक्लियस की जो बात की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और की थी 1831 में, 1855 में वर्क हुआ। ही प्रपोज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बड़ी प्यारी बात है कि आज वाले सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, ये बात आज भी हम लोग
एग्री करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस एज कंट्रोल सेंटर, डेमोस्ट्रेट वायरस आर मेड अप ऑफ सेल्स। वायरस में सेल ही नहीं होता, न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर बीटा है। पेपर 10 को हम देखते हैं। पेपर 10 के अंदर 21 क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड नो एनर्जी, ये बात सच है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी हमेशा इस्तेमाल होती है लो कंसनट्रेशन टू हायर में जाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आमतौर पे मेम्ब्रेन में आयंस की मूवमेंट के लिए हम लोग इसको शेयर करते हैं। वाटर ग्लूकोज के लिए पैसिव होगी, ग्लूकोज अलोंग इस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी पैसिव है। आयंस अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी सिंपल डिफ्यूजन होगी, तो इसमें हम 21 को चार्ली आंसर के साथ देखते हैं। 22 वायरसेस कैन इन्फेक्ट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट देयर मैकेनिज्म्स ऑफ इन्फेक्शन डिफर। Bacteriophage are viruses that infect bacteria by attaching to the cell surface and injecting their genetic material. What outcome can occur if a bacteriophage undergoes a lysogenic cycle instead of a lytic cycle? आपको पता है लाइजोजेनिक साइकिल में बाइनरी फिशन का अमल होगा और लिटिक साइकिल में बस्ट होता है बैक्टीरिया और वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि होस्ट बैक्टीरियम इमीडिएटली डिस्ट्रॉय आफ्टर वायरल रेप्लिकेशन। इमीडिएटली तो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। वायरल जीनोम इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम एंड रेप्लिकेट अलोंग विद इट्स विदाउट किलिंग द सेल। बैक्टीरियोफेज बिकम अनएबल टू एंटर द सेल। वायरल आरएनए ट्रांसलेटेड इमीडिएटली अपॉन एंट्री इनटू द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो वायरल जीनोम इंटीग्रेट करता है होस्ट जीनोम में और रेप्लिकेट करता है विदाउट किलिंग द सेल। ये रेप्लिकेशन होगी और फिर आगे बैक्टीरियोफेज की फॉर्मेशन होगी, इसलिए हम इसका बीटा आंसर करते हैं। 23 स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, क्या है इनका प्रोडक्शन ऑफ एजैकुलेशन का। तो हम लोग 23 को अगर आंसराइज के साथ देखते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स फॉर्मेशन होगी, एपिडेडमस में स्टोर होंगे, वैज डिफरेंस में भी मज़ीद मेच्योर और स्टोरेज होगी और यूरीथ्रा से ये एक्सक्रीट होंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यूरीथ्रा स्टार्ट पे नहीं है, वैज डिफरेंस भी नहीं है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी और एपिडेडमस और सेमिनल वेजिकल्स इसमें शामिल नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट वन हम 23 का अल्फ़ा आंसर करते हैं। होपफुली ये हमारे पास पेपर जो है वो 10 था जो हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ इसमें हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।